दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने तलाक के फाइनल डेट पर अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में उपस्थित होते हैं। पति का नाम होता है राजेश और उसकी पत्नी का नाम होता है सावित्री देवी। दोनों कोर्ट में खड़े होते हैं। जज साहब अपनी कुर्सी के ऊपर विराजमान होते हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है। जज साहब, जो पति होता है राजेश, उसके मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि राजेश, क्या आप अपनी पत्नी सावित्री देवी को तलाक देने के लिए राजी हैं? राजेश कहता है कि जी हजूर, मैं अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए राजी हूँ। फिर उसके बाद जज साहब सावित्री देवी की तरफ मुखातिब होते हैं और सावित्री देवी से कहते हैं कि सावित्री देवी, आप अपने पति राजेश को तलाक देना चाहती हैं। सावित्री देवी कभी अपने पति की तरफ देखती हैं, कभी जज साहब की तरफ देखती है, कभी वहाँ पर बैठे उसके परिवार वालों की तरफ देखती है। उसकी आंखों से ऐसा लगता है कि वो काफ़ी गमगीन है, काफ़ी मायूस हो, और उसी मायूसी में वो जज साहब की तरफ मुखातिब होती है और कहती है, जज साहब, मैं अपने पति को तलाक देना कभी भी नहीं चाही थी, लेकिन मेरे पति मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो मेरे पति की खुशी जिस चीज़ में है, मैं जब तक जीऊँगी अपने पति के खुशी के लिए जीऊँगी, और अगर पति मुझे अगर तलाक देना चाहते हैं तो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक विनती है, अगर हुजूर इस विनती को आप मान जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा मेरे ऊपर। जज साहब कहते हैं कि क्या चाहती हो? अभी आज तो तुम्हारे तलाक का फाइनल है, आज तो निर्णय है, अब कोई भी बातें कहने का कोई मतलब नहीं है। फिर क्षमा याचना मांगती है सावित्री देवी और कहती है, जज साहब, आप बेशक तलाक मंजूर कर दीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार तलाक से पहले मैं अपने पति के साथ उसकी बाहों में आज की रात गुजारूं, उसके साथ वैसे ही आज की रात बिताऊं जैसे हमने पहली रात सुहाग रात के दिन मनाया था। जज साहब जब ये बातें सुनते हैं तो एक बैक आग बबूला हो उठते हैं, काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, काफ़ी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अब आज के दिन ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। आज तुम्हारे तलाक का निर्णय है, क्योंकि तुम लोगों का केस पिछले 4 सालों से चला आ रहा है। जब पिछले 6 महीना पहले जो पेशी हुई थी, तब भी मैंने तुम्हें बताया था कि मैं 6 महीने का समय दे रहा हूँ। इस 6 महीने में तुम पति पत्नी अपने परिवार के साथ बैठ करके जैसे भी होगा अपना सामंजस्य बैठा लेना। अगर तलाक नहीं देना चाहोगे तो उससे पहले, आज के डेट से पहले, बीच में कभी भी आकर के अपने वकील के थ्रू मुझे बता देना, जिससे कि मैं इस चीज़ को वैसा ही निर्णय आज के दिन सुनाऊं। लेकिन इन 6 महीनों में न ही तुम्हारे किसी घर वालों ने और न ही तुम्हारे वकील ने कभी आकर के ऐसी कोई बात बताई जिसके वजह से तुम्हारे तलाक के ऊपर कुछ सोचा जाए। तो आज ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारे तलाक का फाइनल है और मैं अभी अपना निर्णय सुनाने वाला हूँ। सावित्री देवी फिर रुआंसी हो उठती है और हाथ जोड़ करके जज साहब से कहती हैं कि जज साहब, हमने सालों पति पत्नी एक दूसरे के साथ गुजारा है, एक रात बस मुझे अपने पति के बाहों में सोने की इजाज़त दे दो, इसके बाद आप मुझे तलाक दे देना, क्योंकि मेरा पति भी मुझे तलाक देना चाहता है। तो कल के दिन आप निर्णय सुना दीजिए, लेकिन आपके पैरों पर गिर रही हूँ, आपसे बार बार विनती कर रही हूँ कि आप एक ये दया की भीख मुझे दे दीजिए। जज साहब काफ़ी सोचते हैं
और जज साहब भी काफ़ी दयालु प्रवृत्ति के आदमी थे। वो भी यही कोशिश करते थे कि कोई भी बिखरता हुआ परिवार किसी न किसी तरीके से बस जाए। उनके दौरान वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि तलाक को आपसी सामंजस्य से बैठा करके और परिवार को एक कर दिया जाए। और यही चीज़ें फिर उनके दिमाग में आती है और वो सोचते हैं कि जो केस 4 साल तक चल गई, उसके लिए एक दिन और देने में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा एक दिन देने से। अगर हो सकता है कि इसी एक दिन में ये पति पत्नी फिर एक हो जाए। तो फिर जज साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी अर्जी को मैं मंजूर कर लेता हूँ और तुम दोनों को एक रात साथ में रहने की, अपनी सुहाग रात के जैसे ही ये पूरी रात बिताने की हमारी तरफ से आदेश जारी किया जाता है। और वो फिर राजेश की तरफ देखते हैं और राजेश को कहते हैं कि राजेश, तुमने सुना, आज की रात तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी सावित्री देवी की सुहाग रात है। जिस तरीके से तुम पहली बार अपनी पत्नी को शादी करके लाए थे और उसके साथ जिस तरीके से तुम दोनों ने रात बिताई थी, जिस तरीके से तुम्हारी पत्नी ने गहने वगैरह पहन करके और तुम दोनों ने जिस तरीके से सुहाग रात मनाई थी, वो सेम टू सेम आज सुहाग रात मनाना है। इसमें तुम अगर कोई भी गलती करते हो या अपनी पत्नी का साथ नहीं देते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ये इस कोर्ट का आदेश है। राजेश अपनी गर्दन नीचे कर लेता है और फिर जज साहब कहते हैं कि ठीक है, आप लोग जाइए। लेकिन तभी वहाँ पर सावित्री देवी के परिवार वाले हंगामा शुरू कर देते हैं और सावित्री देवी को भला बुरा कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारा तलाक का निर्णय था, आज तलाक लेना था, तुमने ये सब चीज़ें क्यों बीच में शुरू कर दी? तुम्हें ऐसे आदमी के साथ रहने की क्या ज़रूरत है? जब काफ़ी भला बुरा सावित्री देवी को उसके घर वाले कहने लग जाते हैं तो जज साहब ये सुन करके आग बबूला हो जाते हैं और उनके घर वालों को डांटने लग जाते हैं। कहते हैं कि ये कोर्ट रूम है, आपका घर नहीं है। मैंने आप लोगों को 6 महीने का समय दिया था, ये केस 4 सालों से चला आ रहा है। अगर इतना समझाना था तो 4 साल के बीच में अपनी बेटी को आप लोग समझा लिए होते। यहाँ कोर्ट को आप बंदरों का मजार मत बनाओ। दोबारा अगर फिर ऐसे कोर्ट रूम में अगर ऐसी हरकत करोगे आप लोग तो आप लोगों के ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई करूँगा। काफ़ी जज साहब गुस्सा हो जाते हैं, उनको डांटते हैं। घर वाले चुपचाप वहाँ से धीरे से बाहर निकल जाते हैं। कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है। पति और पत्नी दोनों बाहर आते हैं। बाहर जैसे ही आते हैं, सावित्री देवी अपने पति राजेश से कहती है कि जज साहब का जो आदेश है आपने अच्छे से सुना है। उसी तरीके से जिस तरह जो हमारी पहली रात हमने मनाया था जिस खुशी में, वैसे ही हम ये रात मनाने वाले हैं। मैं होटल बुक कर लूँगी, हम अपने रूम पर, अपने कमरे पर, अपने घर में कहीं नहीं जाएंगे, हम किसी होटल में मनाएंगे। मैं होटल रूम बुक कर लूँगी और थोड़े ही देर में आपको मैं उस रूम का नंबर, उस होटल का एड्रेस सब कुछ बता दूँगी और आप 7 बजे करेक्ट होटल में पहुँच जाइएगा। राजेश कहता है कि ठीक है। सावित्री देवी जाती है और जाने के बाद वहीं पर एक अच्छा 5 स्टार होटल होता है, वहाँ पर वो उस होटल को बुक करते हैं, एक रूम वहाँ पर, और फिर राजेश को फ़ोन करके उस होटल का एड्रेस और रूम नंबर बता देती हैं और कहती हैं कि 7 बजे आप करेक्ट होटल में पहुँच जाइएगा। और दोनों उसके बाद अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद दोनों को बेचैनी होती है कि कब 7 बजे और 7 बजे होटल में पहुंचा जाए। राजेश की तरफ से भी बेचैनी थी और सावित्री देवी की तरफ से भी बेचैनी थी। करेक्ट 7 बजे राजेश उस होटल में पहुंच जाता है और जब होटल में पहुंचता है और होटल के उस कमरे में दाखिल होता है तो देखता है कि वहाँ पर सावित्री देवी है ही नहीं। फिर वो पता करता है
तो वहाँ के जो काम करने वाले लोग होते हैं कहते हैं कि अभी तक तो वो नहीं आई हैं। लेकिन थोड़े ही देर जब वो इधर उधर जब तक घूम रहा होता है, तब तक से होटल के गेट से सावित्री देवी अंदर आती हुई उसको दिखाई देती हैं। आज सावित्री देवी बिल्कुल वैसी ही दुल्हन की तरह से सज संवर करके होटल में दाखिल होती हैं जैसे उस रात, उस सुहाग रात के दिन वो आई थी। लाल रंग के सुहाग की साड़ी, बालों में गजरे, आंखों में काजल लगाए हुए, अपने पूरे शौखो श्रृंगार में अपनी पूरी गहने पहने हुए और शर्माती हुई, सकुचाती हुई, जैसे एक दुल्हन सुहाग के सेज पर आती है वैसे ही वो एक एक छोटे छोटे कदम रखते हुए और होटल में प्रवेश करती हैं। होटल के में प्रवेश करने के बाद जब अपने रूम में पहुंचती हैं तो वहाँ पर उनका पति राजेश मिलता है और राजेश एक बार सावित्री देवी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आज इतने सालों के बाद, 4-5 सालों के बाद भी सावित्री देवी वैसे ही हूर की परी लग रही थी जैसे पहली रात को, उस सुहाग रात को दिखी थी। और सावित्री देवी राजेश की तरफ देखती हैं और राजेश के नज़दीक आकर के बैठ जाती हैं। राजेश के पास बैठने के बाद उसके शरीर को सहलाना शुरू करती हैं, उसके गालों के ऊपर एक चुंबन देना चाहती हैं, लेकिन तब तक राजेश वहाँ से दूर हट करके बैठ जाता है और कहता है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सावित्री देवी कहती हैं कि राजेश, जज साहब का निर्णय है, जज साहब ने बताया हुआ है कि हम दोनों आज उसी तरह से रहेंगे जिस तरह से हमने सुहागरात के दिन थे, जिस तरह से हमने सुहागरात की रात मनाई थी वही रात आज हमने मनाना है। तुम क्या जज साहब के निर्णय को भी नहीं मानोगे? क्या तुम कोर्ट के निर्णय को भी नहीं मानोगे? मैं जानती हूँ तुम मुझे तलाक देना चाहते हो, तुम मुझसे दूर होना चाहते हो, लेकिन कोर्ट के निर्णय को तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और फिर वो उसके नज़दीक आती हैं। आज सावित्री देवी काफ़ी रोमांटिक मूड में थी। उनके दिलों में काफ़ी ऐसी इच्छाएं थी जो कि कभी सुहागरात के समय होती थी, कभी पिछले 4 साल पहले उनके अंदर होती थी। वो सारी इच्छाओं को आज के रात में वो पूरा करना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि आज ही हमारी आखिरी रात है। आज के बाद हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाएगा और हम दोनों अलग हो जाएंगे। इसलिए वो बार बार प्रेशर डाल रही थी, बार बार राजेश को बोल रही थी कि देखो, आज की रात हमारे पास है, आज इस रात को खुशनुमा बनाते हैं। कल तुम कहाँ रहोगे, मैं कहाँ रहूँगी। कम से कम इतने सालों का हमारा पति पत्नी का रिश्ता था, तो हम उस रिश्ते को भुनाने के लिए आज खुल करके जीते हैं, खुल करके एंजॉय करते हैं, खुल करके अपने पति पत्नी का रिश्ता निभाते हैं। और फिर वो राजेश के नज़दीक आती हैं, राजेश से सटने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर राजेश उनसे दूर हो जाता है। राजेश फिर उनको कहता है कि देखिए, अब इन सब रिश्तों के बारे में मत सोचिए, आपको जो करना है आप कर सकती हैं क्योंकि कोर्ट का आदेश है, लेकिन मैं आपको किसी भी काम में सहयोग नहीं दूंगा। आप मेरे साथ जो शारीरिक रिलेशन बनाना चाहती हैं कर लें, मैं ऐसे ही पड़ा रहूँगा, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन मेरी दिली इच्छा नहीं है कि मैं आपके साथ कुछ भी ऐसी काम करूं। सावित्री देवी राजेश की बातों को सुन करके काफ़ी मायूस हो जाती हैं। फिर राजेश से कहती हैं कि चलो छोड़ो इन सब चीज़ों को, तुम्हारी अगर इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तो ये सोचकर तुम्हारे पास आई थी कि हम दोनों अलग हो रहे हैं, तो ये आखिरी रात है जो हम अपने जीवन की जैसे शुरुआत किए थे वैसे ही बिताते हैं।
लेकिन अगर तुम्हारे दिलों में कोई भी इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि इन 4 सालों में कभी भी तुम्हें हमारी याद नहीं आई? राजेश कहता है कि मुझे याद तो आई, लेकिन जब जब तुम्हारी यादें आती थी तो उसके साथ साथ में तुमने जो मेरे साथ बिहेव किया था, जो गलत तरीके से मुझे ताने मारती थी, काफ़ी सारे उलाहने देती थी, वो सब चीज़ें मेरे दिलो दिमाग में आ जाता था और फिर तुमसे मेरा दिमाग खराब हो जाता था। क्या तुम्हें हमारी याद आई? तो सावित्री देवी उसे कहती हैं कि मुझे तो हमेशा ही तुम्हारी यादें आती रहती हैं, मैं हमेशा ही तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तो राजेश कहता है कि चलो छोड़ो ये सब फालतू की बातें, मुझे पता है तुम कितना मेरे बारे में सोचती हो, कितना मेरे बारे में ध्यान देती हो। तुम ही हो ना जो अक्सर कहा करती थी, अक्सर उलाहने दिया करती थी कि तुम्हारे जैसा पति किसी का भी नहीं होगा, तुम सिर्फ अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए मेरे पास आते हो। जब तुम्हारा काम हो जाता है तो तुम उल्टा होकर के सो जाते हो और अपने काम में लग जाते हो। तुम उसी समय मेरे पास आते हो जब तुम्हारे शरीर को मेरे शरीर की ज़रूरत महसूस होती है। यही सब बातें तुम कहती थी ना। तुम पड़ोसियों को दिखा करके कहती थी कि वो बगल वाली के पति को देखो, कितना अच्छा है, कितना काम करता है घर का अपनी पत्नी का, जबकि मैं सारे काम तुम्हारे करता था। कोई भी ऐसा काम बताओ जो मैं नहीं करता था। तुम अकेले अगर होती थी किचन में तो मैं किचन में जाकर तुम्हारे खाने भी बनवा देता था, तुम्हारे कपड़ों तक को मैं धोल देता था। जो काम तुम मुझे कहती थी सब कुछ मैं तुम्हारा करता था, लेकिन फिर भी हर दिन तुम्हारे ताने सुन करके मैं परेशान हो जाता था। सावित्री देवी कहती हैं कि मैं तो जरूर कहती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो बोल रहे हो उसमें सच्चाई है, लेकिन तुम कौन सा कम ताने मारते थे मुझे। तुम भी तो अक्सर हमें यही कहते थे कि बाकी वो पड़ोसियों को देखो, पड़ोस के औरतों को देखो, कितना अपने पति के साथ प्यार करती हैं, कितना अपने पति के खाने पीने का ख्याल रखती हैं। क्या मैं कभी तुम्हारे खाने पीने का ख्याल नहीं रखती थी? क्या मैं तुम्हें ध्यान नहीं देती थी? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती थी? जब तक तुम ऑफिस से नहीं आते थे मैं खाना तक नहीं खाती थी। तुम कहीं बाहर चले जाते थे तो मैं तुम्हारे चिंता में पड़ी रहती थी। जब तुम थके हुए आते थे और जब तुम चिंता में रहते थे तो तुम्हारे सिर को दबाना, तेल लगाना, तुम्हारी सेवा करना और तुम्हारी चिंताओं को बांटने की कोशिश करती थी। मैंने कौन सा गलत किया? किस वजह से तुमने मुझे इस तरीके से तलाक का कागज भिजवाया? मैंने भी तो तुम्हें वैसे ही जी जान लगा करके प्यार किया था। अपने से, खुद से ज़्यादा तुम्हें प्यार करती थी मैं। दोनों के बीच में बातें होती हैं। फिर सावित्री देवी कहती हैं कि तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत औरत सज संवर करके बैठी है, लेकिन तुम्हारे अंदर का रोमांस नहीं जग रहा है। अगर कोई दूसरा होता तो अभी तक तो अपनी पत्नी को अपने बाहों में लेकर के और उसके साथ अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लिया होता, अपनी भी और अपनी पत्नी के भी इच्छाओं का पूर्ति कर लिया होता। लेकिन तुम ऐसे इंसान हो कि तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रहा है। फिर राजेश फिर बिफर पड़ता है और कहता है यही सब चीज़ें हैं, यही सब ताने हैं जो आज तुम फिर मार रहे हो। यही सब ताने उस समय भी तुम मारती थी, जिसकी वजह से हम लोग आज इस कगार पर पहुंच गए हैं। काश अगर तुम ये ताने मारना छोड़ दी होती समय से पहले तो आज हमारा ये तलाक नहीं हुआ होता। फिर सावित्री कहती है कि ताने कुछ नहीं है, तुम्हारे जैसे 2-3% ही इस संसार में व्यक्ति होंगे जो कि उनके अंदर रोमांस की इतनी ज़्यादा कमी होगी, इतनी खूबसूरत पत्नी सामने होगी
फिर भी उसको उसकी कोई कदर नहीं होगी। फिर वहाँ से राजेश उठ जाता है और उठ के भागने लगता है कि बोला अब मैं तुम्हारे पास नहीं रुकूंगा। तुमने पूरी रात सिर्फ यही बातें करने के लिए यहाँ पर आई थी। तुमने जज साहब से मोहलत आज रात का इसीलिए मांगा था कि जो ताने तुमने पहले नहीं दे पाई वो सारे ताने आज रात को दोगी। जब ज़्यादा गुस्सा होने लगता है तो सावित्री बहुत ही शांति से उसको समझाती है और कहती है ठीक है आ जाओ, मैं कोई भी ऐसी बातें नहीं करूँगी, आओ सो जाओ। मैं इसलिए नहीं आई थी तुम्हारे साथ संभोग करना और तुम्हारे साथ एंजॉय करने के लिए नहीं आई थी। असल में तो कुछ और ही कारण था जिसके वजह से मैं तुम्हारे पास आई थी, जिसके वजह से मैंने जज साहब से आज रात तुम्हारे साथ बिताने के लिए मोहलत मांगी थी। वो बोलता है कि किस लिए मांगी थी। वो कहती है कि जब मैंने इस बार तुम्हें कोर्ट में देखा तो तुम पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हो। तुम्हारा शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। अभी पिछली बार 6 महीना पहले हम मिले थे तो तुम काफ़ी हट्ठे कट्ठे, काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन इस बार जब तुम पहुँचे हो कोर्ट में तो तुम्हारे गाल अंदर धंस चुके हैं, आंखें अंदर चली गई हैं। तुम्हारे चेहरे से ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया है। तुम्हारा शरीर पतला हो चुका है, तुम्हारे चेहरे पर कोई रौनक नहीं है। तुम्हारी इसी चीज़ को देख करके मैं दंग रह गई और फिर मैंने ये जानना चाहा कि कौन सी परेशानी है तुम्हारे साथ, क्या घटना घट गई है जिसके वजह से इतनी दिक्कतें तुम्हें हो रही हैं। बस इसी के लिए मैंने जज साहब से मोहलत मांगा था। तुम अगर सोच रहे होगे कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने या तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मैं आई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं तुम्हें पहले भी प्यार करती थी, आज भी प्यार करती हूँ और मरते दम तक प्यार करती रहूँगी। और तुम्हें अगर देखूँगी तुम कष्ट में हो तो हर समय मैं तुम्हें ये जानने की कोशिश करूँगी कि तुम्हें किस चीज़ का कष्ट है। इसीलिए मैंने मोहल्लत जज साहब से मांगा था। अब तुम बता दो मुझे कि क्या परेशानी है तुम्हें, नहीं तो मैं कोर्ट में कल तलाक देने से मना कर दूंगी। राजेश कहता है कि तुम कोर्ट में मना कर दो या कुछ भी कर दो, आज अगर तुम कोर्ट में मना भी कर दोगी तो मना कर देना, क्योंकि मुझे तो वैसे भी 3-4 महीने का मेहमान हूँ। 3-4 महीने के बाद तो वैसे ही मुझे मरना है, तो चाहे तुम तलाक दो या मत दो। जैसे ये बातें मरने की सुनती है सावित्री, वो परेशान हो उठती है, उसके नज़दीक आकर के बैठती है और कहती है कि क्या बोला तुमने, फिर से एक बार बोलो, क्या हो गया है तुम्हें, कौन सी बीमारी हो गई है जो ऐसी बातें बोल रहे हो, क्या तुम ज़्यादा बढ़ बढ़ के बोल रहे हो। राजेश कहता है कि नहीं, मैं बढ़ बढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। पिछली बार जब हम कोर्ट में गए थे और 6 महीना पहले, उसके बाद उसके 4-5 दिनों के बाद मुझे पेट में दर्द हुआ और दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। हॉस्पिटल में जब मैं गया और मेरे शरीर की पूरी जांच हुई तो पता चला कि मेरी दोनों किडनियां फेल हैं और डॉक्टरों ने बताया कि अब आपकी ज़िंदगी सिर्फ 1.5-2 महीने 3 महीने के मेहमान हो। अब मैं डायलिसिस पे चल रहा हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोई किडनी का डोनर अगर मिल जाएगा तो बचाया जा सकता है, और अगर किडनी का डोनर नहीं मिलेगा तो तुम 2-3 महीने में ही, तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ 2-3 महीने की मेहमान है। ये बातें सुनने के बाद सावित्री की आंखें नम हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो राजेश को अपने बाहों में भर लेती है और कहती है कि इतने सारे कष्ट को झेल रहे हो, इतनी सारी परेशानियों से घिरे हुए हो, लेकिन कभी भी नहीं तुमने सोचा कि तुम्हारी पत्नी, अभी तक तो मैं तलाक नहीं दी हूँ तुम्हें, अभी तक तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कम से कम तुम मुझे ये बताए तो होते। राजेश कहता है कि क्या बताना है, मैं जानता था कि अब मेरी 2-3 महीने की मेरी ज़िंदगी है, इसीलिए तो मैं तलाक के ऊपर फोर्स कर रहा था, इसीलिए तो मैं चाहता था कि
मैं मरने से पहले ही तुम्हें तलाक दे दूं कि तुम्हारी ज़िंदगी कम से कम सुधर जाए, नहीं तो एक तुम विधवा कहलाओगी मेरी, और कल के दिन फिर तुम्हारे शादी विवाह में अड़चन आएगा। तो मैं चाहता था कि तुम फ्री हो जाओ और तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी लो, इसीलिए मैंने तलाक के पीछे पड़ा था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता था, जितनी चीज़ें मैं बोलता था, जो चीज़ें बोलता था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए और तुम्हारी जीवन की खुशहाली के लिए करता था, क्योंकि मैं जान गया था कि मेरी ज़िंदगी अब चंद दिनों की मोहताज है। ये सब चीज़ें बोलने के बाद सावित्री देवी काफ़ी परेशान हो जाती हैं और वहाँ पर बैठ करके रोने लग जाती हैं। काफ़ी देर तक सावित्री देवी अपनी बाहों में राजेश को भर के और रोती रहती हैं, लेकिन फिर राजेश उनसे अलग होता है, दूर हट करके बैठ जाता है और कहता है कि देखो, कल हम दोनों का तलाक है, इसलिए अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कल तलाक ले लो और तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो। लेकिन सावित्री देवी के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। राजेश कहता है कि अभी बहुत रात हो चुकी है, अभी सो जाते हैं, सुबह 6 बजे उठ करके हम दोनों को जाना होगा, क्योंकि 10 बजे कोर्ट में भी पहुंचना है। फिर दोनों सोते हैं और सोने के बाद उन दोनों को नींद नहीं था। सावित्री देवी अपनी पुरानी चीज़ों को याद करके, कभी जब शादी करके हम आए थे तो ऐसा हुआ था, हम दोनों यहाँ घूमने गए थे तो ऐसा हुआ था। राजेश भी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। कभी राजेश भी पुराने दिनों को याद करके कुछ पुरानी बीती हुई चीज़ों को सावित्री देवी को कहता है। कभी दोनों गमगीन होते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, लेकिन ये हंसी भी एक सिर्फ चंद पलों की हंसी थी। पुराने दिनों को याद करके पूरी रात एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। फिर 4 बजे के आसपास हल्की सी नींद आती है दोनों को, दोनों सो जाते हैं और सोने के बाद 6 बजे सावित्री देवी की नींद खुलती है। फिर वो राजेश को भी जगाती है और कहती हैं कि राजेश 6 बज चुका है और हम दोनों को अब चलना चाहिए। दोनों वहाँ के होटल के रूम से निकलते हैं। बाहर गेट पर आने के बाद सावित्री देवी राजेश से कहती हैं कि राजेश, अब आज हमारी ज़िंदगी की जो एक साथ हमने इतने साल गुजारे हैं, उसका आज द एंड होता है। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे अलग रास्ते पर जा रही है। तुम्हारे साथ क्या होगा वो भगवान मालिक हैं। मेरी ज़िंदगी दूसरे रास्ते पर जा रही है। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए जुदा हो गए हैं। हमारा निर्णय 10 बजे हम दोनों की ज़िंदगी से जुदा कर दिया जाएगा। अभी भी तुम्हारे पास समय है, अगर तुम मेरे साथ चाहो, फिजिकल रिलेशन बनाना चाहो, तो अभी भी 1 आध घंटा समय है। तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं कभी भी मना नहीं करूँगी। राजेश कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है, आप जाइए और मैं जा रहा हूँ। दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं और अपने अपने घर को चले जाते हैं। 10 बजे कोर्ट में अपने अपने परिवार वालों के साथ दोनों पहुँचते हैं। जज साहब भी अपने चेयर पर आसीन होते हैं और उसके बाद जज साहब राजेश की तरफ देखते हैं और कहते हैं, राजेश, क्या विचार किया तुमने? क्या अभी भी तुम तलाक देना चाहते हो या अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो? राजेश कहता है, जज साहब, मैं तो पहले भी पत्नी को तलाक देना ही चाहता था और आज भी अपने पत्नी को तलाक ही देना चाहता हूँ। जज साहब काफ़ी मायूस से होते हैं, क्योंकि जज साहब ने तो सोचा था कि अगर ये रात
इन दोनों को एक साथ जीने के लिए दे दिया जाए तो हो सकता है कि ये पति पत्नी दोनों एक साथ हो जाएं, दोनों फिर अपनी ज़िंदगी में आबाद हो जाएं। लेकिन ये तो कहानी कुछ और ही है। ये तो अभी भी तलाक के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब दोनों ने मूड बना लिया है तलाक के लिए। तो अब सावित्री देवी से पूछने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी कोर्ट के नियम के अनुसार उनसे भी पूछना जरूरी है। फिर जज साहब सावित्री देवी से पूछते हैं कि सावित्री देवी जी, क्या आप अपने पति को तलाक देने के लिए तैयार हैं? सावित्री देवी जज साहब की तरफ देखती हैं, अपने आंखों से आंसू बहाते हुए कहती हैं, जज साहब, मेरे माई बाप, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करना चाहती हूँ और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने पति को तलाक नहीं देना चाहती हूँ। जज साहब शॉक्ड हो जाते हैं कि उनका पति तलाक देना चाहता है और ये पत्नी तलाक देना नहीं चाहती है। ये क्या बात है? ये पूरे एक साथ पूरी रात ये दोनों रह करके आए हैं, लेकिन इन दोनों में अभी भी इन दोनों का विचार अलग अलग है। फिर कहते हैं जज साहब कि ऐसा क्यों है? अब तो आपको तलाक देना ही पड़ेगा। अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके कहने से मैंने एक रात के लिए आप लोगों को मोहलत भी दे दिया। अब कुछ भी नहीं है। अब कोर्ट की पूरी प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो चुकी है। सारी चीज़ें जो हैं आपके खिलाफ हैं। अब आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी। अब आपको तलाक अपने पति को देना ही पड़ेगा। सावित्री देवी कहती हैं कि जज साहब, मैं कैसे अपने पति को तलाक दे दूं? जब खुशहाल जीवन हम दोनों एक साथ जी रहे थे, तब मैं पति के साथ थी। आज मेरा पति दुख में है, तकलीफ में है, तो मैं कैसे अपने पति का साथ छोड़ दूं? आप ही बताइए। जिस पति के लंबी उम्र के लिए मैं सालों से व्रत करती आ रही थी, मैंने 4 साल जब पति से दूर थी, तलाक का केस चल रहा था, तब भी मैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत करती थी। तो मैं कैसे अपने पति को तलाक दे दूंगी? अच्छा है मैं अपने मन से तलाक नहीं अपने पति को दूंगी। आप मुझे किसी भी सूली पर चढ़ा दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन आज अगर मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी तो मैं अपने आप को कभी भी जीवन में माफ़ नहीं कर पाऊंगी। जज साहब दंग रह जाते हैं, कहते हैं, ये क्या कहना चाहती है? जज साहब बोलते हैं, खुल के बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? क्यों नहीं तलाक देना चाहती हैं? कल तो आपने बोला था कि हम एक रात के लिए मुझे पति के साथ दे दीजिए, उसके बाद तलाक के लिए मैं तैयार हूँ। आज क्या हो गया? सावित्री देवी कहती हैं, जज साहब, मेरे पति का दोनों किडनी खराब है। मेरे पति को सिर्फ डॉक्टरों ने बताया है कि आप 2-3 महीने ही जी सकते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में अपने पति को छोड़ करके और मैं अपने आप को कैसे माफ़ कर पाऊंगी? मैं नहीं जी पाऊंगी सही ढंग से। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से पति की खुशियों में हमेशा मैं पति के साथ रही हूँ, पति के तकलीफ में भी मैं पति का सहयोग करूँ, पति के साथ रहूँ। मैं जीते जी अपने पति को मरने नहीं देना चाहती हूँ जज साहब। जब ये सब बातें जज साहब सुनते हैं तो राजेश से पूछते हैं कि राजेश, क्या तुम्हारी किडनी का प्रॉब्लम है? तो राजेश अपने आंखों से आंसू बहाते हुए कहता है, जी जज साहब, मेरी दोनों किडनियां खराब हैं। वहां पर जब सावित्री देवी के घर वाले जब ये बात सुनते हैं तो सावित्री देवी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति की दोनों किडनियां खराब हैं, वो 1-1.5 महीने 2 महीने में मरने वाला है, तो तुम क्यों नहीं तलाक लेना चाहती हो? क्यों तलाक के लिए मना कर रही हो? हम लोग तुम्हारी दूसरी शादी, अच्छी शादी करवा देंगे, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। फिर इसको गले में बांध करके क्यों घूमना चाहती हो? सावित्री देवी अपने
माता पिता की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि आपने तो एक बार इनके साथ मेरी शादी विवाह करा दी, हमने 7 जन्मों तक एक साथ रहने की कस्में खाई है, तो ऐसे दुख की घड़ी में अपने मैं पति को कैसे साथ छोड़ दूंगी? मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। जब ये बातें राजेश सुनता है तो वहीं पर फर्श पर राजेश बैठ करके और दहाड़े मार करके रोने लग जाता है। लेकिन जैसे ही राजेश रोने लगता है, सावित्री देवी अपनी जगह से उठ करके जाती हैं, उसके पास पहुंचती हैं, उसको खड़ा करती हैं, उसके आंसुओं को पोंछती है और कहती हैं कि बस करो, अब मैं आ गई हूं ना तुम्हारे पास, मैं हूं तुम्हारे साथ। कभी हमने सुना था कि सत्यवान को एक सावित्री ने यमराज के पास से वापस लेकर के आ गई थी, तो आज भी एक सावित्री आपकी ज़िंदगी के लिए यमराज से लड़ जाएगी, लेकिन आपके जीवन को ख़त्म नहीं होने देगी। जैसे ही ये बातें कोर्ट रूम में होती है, वहाँ पर जज साहब खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाने लग जाते हैं, और जज साहब को तालियां बजाता हुआ देख करके कोर्ट रूम में उपस्थित जितने वकील और जितने पब्लिक होती है, सारे खड़े होकर के तालियां बजाने लग जाते हैं। और जज साहब वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि बेशक कलयुग है, लेकिन आज भी सावित्री जिंदा है, जो अपने सत्यवान को जिंदा रखने के लिए यमराज या भगवान से भी लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, फिर सावित्री अपने पति से कहती है, उसको पकड़ती है और कहती है, चलिए चलते हैं, अपने घर चलते हैं, आज से मैं आपके साथ हूँ, आपकी हर दुख की घड़ी में मैं एक पहाड़ बन करके खड़ी रहूँगी, आपके सामने आने वाली हर दुख तकलीफ को सबसे पहले मुझे मेरे साथ लड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो तकलीफ आपके नज़दीक तक जाएगी, चलिए घर चलते हैं। वहाँ से फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जज साहब ने जो किया वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। वहाँ पर कोर्ट में आज तलाक होने वाला था, लेकिन तलाक नहीं होता है, उसके उल्टा हो जाता है, तलाक वापस हो जाता है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से मिल जाते हैं। मिलने के बाद उसके 2-3 दिनों के बाद जज साहब ने बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया। जितने भी न्यूज़पेपर, जितने भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, सब में ये मैसेज पहुंचवाया जज साहब ने, क्योंकि जज साहब की पहुंच काफ़ी दूर दूर तक थी। सभी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पहुंचवाया कि अगर कोई भी किडनी डोनर मिलता है तो इस व्यक्ति को ज़रूर दिया जाए। और दूसरे दिन ही जज साहब के पास मैसेज आता है कि एक किडनी डोनर आया हुआ है, और तुरंत फिर सावित्री जी अपने पति राजेश को लेकर के जाती हैं, और भगवान की कृपा से उस डोनर की किडनी इनके साथ मैच हो जाती है, और फिर इनको किडनी लगा दिया जाता है। राजेश पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। आने वाले समय में इन दोनों को एक सुंदर सा संतान की भी प्राप्ति होती है। ये दोनों काफ़ी खुशहाल और एक हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। दोस्तों, कहानी को ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करते करते आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर पत्नी का साथ हो तो दुनिया का कोई कष्ट, कोई भी परेशानी ऐसे चुटकियों में दूर हो जाता है। इसलिए हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जो साथी है, सबसे बड़ा सपोर्टर जो है, वो हमारी पत्नी है। पत्नी को हमेशा खुश रखें, ज़िंदगी ऑटोमेटिक खुशहाल हो जाएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।
फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।